अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम जरा बात करेंगे जो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन बहुत दिनों से बनी हुई है, और दोनों ही हमारी नेबरिंग कंट्री है। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि चाहे वो भारत हो या चाइना, किसी के साथ भी जो है इस तरह का जैसे बॉर्डर पे टेंशन बनी हुई है वो हो। बिल्कुल पाकिस्तान ये भी चाहता है, और बहुत से पाकिस्तानी मेरे जैसे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे अच्छे टर्म्स हों, और हम कम से कम इस तरह की एलओसी वायलेशन वगैरह ना किया करें, ना भारत की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। लेकिन साथ ही जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करना चाहेंगे आज, कि कहाँ पर ऐसा लगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी कहाँ जाके फेल हो गई, जिसकी वजह से ये सब बातें हम टेबल टॉक तक नहीं ला पा रहे हैं। उसमें ऑब्वियसली हम टेररिज्म का इतना ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, उसको हमने पहले बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, और अभी रिसेंटली हाफिज सईद का जो केस हुआ है उसको जरूर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि उसके अलावा और क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के टर्म्स ठीक नहीं हो रहे, और साथ ही चाइना के साथ जो कुछ हो रहा है भारत और चाइना बॉर्डर पे, उसकी भी हम बात करेंगे। हमने जी इंडिया से ज्वाइन किया है कर्नल दानवीर सिंह ने, और आप इनको टीवी चैनल्स पे देखते ही रहते हैं और इनकी बात भी सुनते हैं, इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल हमें ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी जी। जय हिंद। सर आपने बिल्कुल मेरी बात सुनी, इंट्रो आपने सुना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। चाइना के साथ क्यों आप लोगों के जो टर्म्स है वो ठीक नहीं हो पा रहे, बल्कि बात जो है वो ज्यादा हमें खराब होती नजर आ रही है। देखिए, हमारे और चाइना के बीच में टर्म्स क्यों ठीक नहीं हो रहे, वो ठीक इसलिए नहीं हो रहे कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो सेटल नहीं हैं। जो हम कहते हैं जिसको कि ये हमारा बॉर्डर है, वो चाइना नहीं मानता। और जिस चीज को चाइना बोलता है कि ये बॉर्डर है चाइना का, उसको हम नहीं मानते। अलग अलग डील्स हैं जो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतियन अथॉरिटी के बीच में अर्ली 1900s के अंदर जब वो जो एक करारदाद पे सिग्नेचर हुए थे, उसके हिसाब से हिंदुस्तान चलता है, लेकिन चीन उसको मानता नहीं है। चीन अपना ही एक नैरेटिव डाल के बताता है। और इस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच में एक बाउंड्री डिस्प्यूट है। और ये बाउंड्री डिस्प्यूट के चलते 1962 का एक जंग भी हुआ हमारे बीच में। और 1962 के बाद से आज तक कई बारी हमारे और चाइना के बीच में तनातनी हुई। एक बड़ा फेमस एंगेजमेंट हमारा और चाइना का 1967 के अंदर हुआ। नाथुला के ऊपर एक मिनी वॉर टाइप हुआ था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। और इस तरीके से हमारे और चाइना के बीच के अंदर ये इश्यूज जो है बाउंड्री के काफी प्रॉब्लमैटिक रहे हैं। एंड रिसेंटली 2012 से अगर देखें तो इंट्रूजन की घटनाएं चाइना की तरफ से कुछ ज्यादा हो गई। और उसके बाद से इंडियन ट्रूप्स के साथ में फेस ऑफ भी काफी होता रहा। एंड रिसेंटली जो अभी वाला जो फेस ऑफ है वो काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। और आपने जरूर खबरों में सुना होगा कि गलवान में इंडिया के 20 सैनिक जो हैं वो किल्ड इन एक्शन हो गए। और साथ ही अमेरिकन सीआईए की रिपोर्ट के मुताबिक 35 चाइनीज सोल्जर्स ने भी अपनी जान गंवाई। तो इस तरीके से तनातनी है। 30 सितंबर की रात को इंडिया ने एक ऑफेंसिव किया, जिसके अंदर कैलाश रेंज पर कब्जा करके और मोल्डो गैरिसन को स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली उसको बैकफुट पर लेके आ गए। और उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच में मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत जारी है। और हल निकलना जरूरी है, हल निकलेगा और पीसफुली निकलेगा। दोनों मुल्क बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं है। और जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना को ये उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान जो है इस तरीके से उसके सामने खड़ा होगा, क्योंकि उसका जो तजुर्बा रहा है नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक का, वो बिल्कुल डिफरेंट रहा है। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद में उसने चुमार के अंदर एक छोटा सा
एक ट्रेलर देखा था और डोकलाम में उसको महसूस हुआ कि ये कुछ मामला गड़बड़ है और हवा बदली बदली सी लगती है। लेकिन उसने फिर एक बड़े पैमाने पर ट्राई किया, लेकिन अभी चाइनीज को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये काम ऐसे चलेगा नहीं, एंड इंडिया इज प्रिपेयर्ड टू गो ऑल आउट फॉर अ वॉर, और नॉट ओनली ऑन द लैंड बॉर्डर्स, लेकिन वो अपनी नेवी को फ्लेक्स करने के लिए साउथ चाइना सी तक आगे चला गया है। तो सिचुएशन बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही स्क्यूड है, एंड एज अ इंडियन कमेंटेटर इट इज स्क्यूड इन आवर फेवर एट दिस मोमेंट। एंड अगर आप इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को भी सुनेंगे, बिकॉज सिंस वी बोथ आर फ्रॉम द एनिमी साइड, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो वो जमेगा नहीं। तो अगर आप इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को देखेंगे तो अभी चाइना इज लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग ऑप्शन, और जो वो ऑप्शन दे रहा है वो हमको मंजूर नहीं है। तो अब आपका ये तो मैंने एक ब्रॉड आपको एक ओवरव्यू दिया, और व्यूअर्स जो आपके हैं उनको भी सिंपल तरीके से समझाने के लिए ब्रॉड ओवरव्यू दिया। अभी आपने एक सवाल पूछा कि अब ये क्यों टेंशन है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो हालिया जो तनाजा है बाउंड्री डिस्प्यूट के अलावा और बिटवीन द लाइंस क्या है, इसके पीछे क्या है, व्हाट इज द इशू लाइक। देखिए 2013 के अंदर चाइनीज ने चुमार के अंदर एक इंट्रूजन किया था, और ये इंट्रूजन से पहले 2012 में नवंबर दिसंबर में इंडियन नेवी चीफ ने इंडियन नेवी की एक फ्लीट भेजी थी कुछ शिप्स की साउथ चाइना सी में, और उन्होंने जिक्र किया था कि हम वियतनाम और उन मुल्कों की मदद करेंगे और हम वहां पर उनके साथ में नेवल एक्सरसाइज भी करेंगे। ये चीज चाइनीज को ये पसंद नहीं आई, और चाइनीज ने उसके 2-3 महीने के बाद ही, मेरे ख्याल से शायद 2 ही महीने के बाद, उन्होंने चुमार में एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन किया। हेलो। जी जी, आप बात कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो बहुत बड़ा इंट्रूजन किया। तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश थी कि आप जो है अपने लैंड बॉर्डर्स तक सीमित रहें, आप बाहर ना जाने की कोशिश करें। बेसिकली इट वाज अ मैसेज टू कंस्ट्रेन इंडिया। उसके बाद जब डोकलाम का हुआ तब से चाइनीज के कान खड़े हो गए कि यार ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने अपनी तैयारी करी, और इस बार वो तैयारी के साथ आए, और तैयारी छोटी मोटी नहीं करी। वो तकरीबन 60,000 सैनिकों को लेके आए, 2 माउंटेन डिविजन्स को लेके आए, बहुत बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव फोर्सेस को लेके आए। एम अगेन वही है कि उसको लगता है कि हिंदुस्तान जो है अपने ब्रीफ से ज्यादा बाहर जा रहा है, और वो इंडिया को कंट्रोल करके उसको अपने लैंड बॉर्डर्स में ही फंसा के रखना चाहता है। इंडिया को ये बात समझ में आ गई है, और इंडिया चाइना को उसको उसको आउट फ्लैंक करने के लिए साउथ चाइना सी में जा रहा है, पैसिफिक ओशन में है, ईस्ट चाइना सी में है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर उसने प्रेशर बनाया हुआ है, और इंडियन ओशन को डोमिनेट कर रहा है वो। उसके लिए वो क्वाड में चला गया। अभी क्वाड की बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर। उससे पहले बे ऑफ बंगाल में चली, फिर पैसिफिक एक्सरसाइज हुई, पैसिफिक में हुई, यूएस नेवी, जापानीज नेवी के साथ में, इंडियन ओशन में। तो ये बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो चाइना इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल विद द वे इंडिया इज मूविंग इन दी स्ट्रेटेजिक स्पेसेस। तो वो ये जो बॉर्डर के ऊपर आप देख रहे हैं, इंडिया को कंट्रोल करने की एक कवायद है। बट अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन जो है, जो चीज जो है वो बाहर निकल चुकी है, चाइनीज के कंट्रोल से बाहर है, और इंडिया जो है as far as China is concerned, it is not controllable. And at the same time, पूरी democracies of the world उसका interest इंडिया के अंदर है, because if India loses to China, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो है वो हार जाता है। और जो चाइनीज जो हेगेमनी जो पूरे साउथ एशिया में चल रही है, वो फिर ओवर डोमिनेट हो जाएगी, और उससे पूरा बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा। तो इंडिया का फर्मली स्टैंड होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लार्जर वर्ल्ड कम्युनिटी।
बिल्कुल ठीक। सर, एक जमाने में हम सुनते थे ना, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई, ये भी एक स्लोगन चला करता था। आपकी इतनी दोस्ती थी चाइना के साथ। तो जैसे एक हमारे यहाँ देसी सा तरीका है ना, कि हमारी किसी दोस्त से जब लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं कोई भी उससे बात ना करे। तो अब जब चाइना और इंडिया की एक चल रही है, एक टसल चल रही है, एक टेंशन चल रही है, तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि इंडिया की कोशिश है कि चाइना के साथ कोई भी बात ना करे? पाकिस्तान भी सी पैक कर रहा है, तो वो भी सी पैक प्रोजेक्ट भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। बार बार उसके ऊपर इंडियन मीडिया पे और सब जगह बात होती है, बार बार कहा जाता है पाकिस्तान कॉलोनी बनने जा रहा है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। तो चाइना को लेकर इतने ओवर सेंसिटिव क्यों है कि उसके साथ कोई दूसरी कंट्री भी अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही है, तो उस पे भी इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा क्यों फील हो रहा है? मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं नहीं सिर्फ नहीं, यू आपसे आर पूछना चाह रही हूँ। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जब चाइना को और पाकिस्तान के साथ में जो सीपैक को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली लीगल प्रॉब्लम है। लीगल प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, और आप उसको आजाद कश्मीर मानते हैं, और आप उसको अपना हिस्सा मानते हैं, और आप एज अ सॉवरेन नेशन आपने उनके साथ में डील करी है। और वो सीपैक का जो उनकी जो कार्रवाई है वो गिलगिट बल्तिस्तान से होते हुए और आपके पंजाब में और सिंध में और फिर बलूचिस्तान में जाती है। तो हमको पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ हो जाती है जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो टेरिटरी, जिसको टेरिटरी को हम अपना मानते हैं, उसके अंदर से आप अगर थर्ड कंट्री आके उसमें से काम करता है, तो हम उसको थर्ड पार्टी इंटरवेंशन मान रहे हैं इन डिस्प्यूटेड एरिया, और विच इज अगेंस्ट आवर स्टेटेड पॉलिसी। उसके अलावा फिर जब बात गवादर की आती है, तो गवादर को हम लोग जो है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट मानते हैं, बनस्बत की वो एक कोई ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पर। हमें ये लगता है कि जो चाइनीज नेवी है वो इसका इस्तेमाल करेगी फॉर रिप्लेनिशमेंट एंड रिफ्यूलिंग, और उसके बाद वो इंडियन ओशन के अंदर दखल देगी और उसको डोमिनेट करेगी। तो हमको गवादर से वहां पर वो तकलीफ है, और अदरवाइज कोई तकलीफ नहीं है। बल्कि हमें ऑन द कॉन्ट्रेरी बड़ी खुशी है कि आप जो है सीपैक का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि जो सीपैक की हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने श्रीलंका के बारे में, हम्बन टोटा के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से लोन्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जब वो रीपेमेंट नहीं होता है तो वो पूरे इलाके की जो लीज है वो चाइना ले लेता है, बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद वो उसमें बिजनेस करता है, और जो भी पैसा जनरेट करता है वो उससे अपने जो लोन्स हैं उनको पूरा करता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो मुल्क लोन वापस देने में फॉल्टर करता है, उसकी उन इलाकों पर सोवरेनिटी खत्म हो जाती है। चाइनीज फिर उसके सॉवरेन हो जाते हैं, और उसमें जो मन चाहा तरीके से जो करना चाहते हैं वो करते हैं। इसीलिए लोगों को वो पसंद नहीं आता। बट एज अ गुड एनिमी, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप जो है चाइना के साथ में सीपैक में गए हैं, और हमें बिल्कुल कोई इससे कष्ट नहीं है। आप बिल्कुल उनके साथ में सीपैक करें। बट हमें जो कष्ट है वो मैंने बताया, गिलगिट बल्तिस्तान और गवादर। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, अब आप बार बार प्लीज एनिमी तो ना कहें। हम बहरहाल आपके पड़ोसी हैं, और जो भी एक दूसरे के साथ हमारे टर्म्स हैं, या वो मेनली मेरा ख्याल है बेसिकली सब चीजें जो है वो पॉलिसीज पे डिपेंड करती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चल रही हैं। बहुत दफा हमारी गवर्नमेंट्स ने भी बहुत कोशिश की, जिसमें नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को खासतौर पे मैं कहूंगी कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि इंडिया के साथ टर्म्स अच्छे हों। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, या क्या किस जगह जाके हम जो है वो फेल हो गए, दोनों दोनों कंट्रीज के, जिससे हमारे टर्म्स जो है वो बेहतर नहीं हो पाए या नहीं हो सके? क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक नवाज शरीफ साहब का सवाल है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस आदमी ने काफी पहलकदमी करने की कोशिश करी, पहल करी। हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते थे वो। और अनफॉर्चुनेटली उनके फर्स्ट टेन्योर में मुशर्रफ साहब ने उनको बगैर बताए कारगिल कर दिया।
और नवाज शरीफ को पता ही नहीं चला। एंड मिलिट्री वॉज बिहाइंड डिरेलिंग द पीस प्रोसेस, जो कि लाहौर बस यात्रा से के जरिए शुरू हुई थी, उसको डिरेल करने में आपकी मिलिट्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया, उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए और उस समय नवाज शरीफ बड़े स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान पर काबिज थे, उनको स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए बुलाया, और आपको याद होगा नरेंद्र मोदी भी नवाज शरीफ का हैप्पी बर्थडे मनाने लाहौर भी गए। तो दोनों तरफ से कोशिश हुई, लेकिन दोनों तरफ से जो इंडिया की तरफ से एक किस्म का पॉलिटिकल माहौल ऐसा बनाया गया कि वो लोगों को पसंद नहीं आया। और मैं कहता हूं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको ये अच्छा नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इंडिया बुलाया और उसके बाद में उनका बर्थडे मनाने लाहौर चले गए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो घबरा गया। अब जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, देखिए पाकिस्तान की बड़ी एक कंपल्शन है, और ये कंपल्शन आपके जनरल जियाउल हक ने बहुत बखूबी बयान करी थी। उनसे एक किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि हिंदुस्तान की तरह जमहूरियत अगर पाकिस्तान में हो जाए और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो जाए तो कितना अच्छा हो, उसमें क्या तकलीफ है, क्या मतलब नॉट वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो जनरल जियाउल हक ने बोला कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान की तरह डेमोक्रेसी हो जाए, सेकुलर हो जाए पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती हो जाए, देन पाकिस्तान विल बी द सेकंड क्लास इंडिया and it will lose its essence. So Pakistan has to be an Islamic country, and Pakistan has to have India as an eternal enemy. ये ज़ियाउल हक ने नहीं बोला, ये मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो आपका जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, पाकिस्तान का जो बेसिस है वो इंडिया के साथ में दुश्मनी पर टिका हुआ है। कोई भी वजीर आजम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात अगर उस तरीके से करेगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो गई तो फिर सवाल पैदा होगा कि यार हमें इतनी सारी फौज की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले जो इशू आएगा वो इतनी बड़ी पाकिस्तान की फौज के ऊपर आएगा। तो पाकिस्तानी फौज अपनी टर्फ को खोना नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है इस इशू के चलते, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का इशू चलते, उसका खुद का वजूद है, उसकी खुद की जो टर्फ है, उसका खुद का जो पॉलिटिकल स्ट्रेचर है, उसका खुद का जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट है, उनके लोगों के अभी 70 साल के अंदर पाकिस्तानी जो, खैर हम तो जो पढ़ते हैं उसी हिसाब से बता रहे हैं, जो पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर्स के जो इंटरेस्ट हो गए हैं लैंड के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में, दुनिया भर की बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं खतरे में पड़ती हैं अगर हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती होती है। और इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी लॉबी है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ में दोस्ती हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में दुश्मनी का मतलब है कि जो आपकी जो सदियों से जो दुश्मनी हिंदू और मुसलमानों में चली आ रही है, उसको कहीं ना कहीं आप उसको सेटल करना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के चलते। और मैं पाकिस्तान का तो नहीं कह सकता, बट मैं एज ए इंडिविजुअल, एज अ थिंकिंग इंडियन, मेरे को इस चीज का बहुत बुरा लगता है कि हमारे यहाँ पे इस टाइप की कोई सोच, इस टाइप की सोच वाले लोग भी मौजूद हैं, और हिंदुओं में, और पाकिस्तान, करेक्शन, जो मुसलमान हैं हिंदू इंडिया में, उनकी सोच है कि पूरा जो हिंदुस्तान था ये एक इस्लामिक मुल्क था, और अंग्रेजों ने जब इस मुल्क को छोड़ा तो चलिए अच्छा है, थोड़ा सा मुल्क तो इसका हिस्सा जो है वो इस्लामी बचा है, तो वो भी नहीं चाहते कि वो उसका पाकिस्तान का इस्लामिक कैरेक्टर जो है किसी भी तरीके से कमजोर पड़े। तो ये जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स, सबका नहीं है बट मेजॉरिटी का है, टुवर्ड्स पाकिस्तान। एंड एज फार एज हिंदूज आर कंसर्न, उनकी एनिमोसिटी जो है 700-800 साल पुरानी है, and that is reflective in the relationship with Pakistan.
लेकिन सर आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग यहाँ पर ये बात भी करते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात की जाती है इंडिया में, इंडियन मीडिया में या हर जगह इंडिया में, तो वो इसलिए ताकि पाकिस्तान को कमजोर कर दिया जाए, इसलिए कि फौज तो हर एक को चाहिए होती है, चाहे कहीं पे कुछ भी ना होता हो, कोई दुश्मनी ना हो, लेकिन आर्मी तो सबको ही प्रोटेक्ट करती है और चाहिए होती है। एक एक चीज तो ये कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है वो एक नहीं, नैरेटिव बना रहे हैं, एक नैरेटिव, सर एक सेकंड सर, आप लोग नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इस तरह का कि ताकि पाकिस्तान के लोग जो है वो थोड़ा हट जाए अपनी आर्मी की साइड से। और दूसरा ये कि ठीक है आपने ज़ावलक की बात की, आपने उससे पहले की बात की, लेकिन अब बहुत साल गुजर गए हैं, आपके ख्याल से ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सके इन सब चीजों को छोड़कर? ठीक है हमसे भी गलतियां हुई, कहीं ना कहीं आप लोगों से भी गलतियां हुई, अब हम आगे कैसे जा सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है कम से कम वो ये नफरतें लेके आगे ना बढ़े? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो एज फार एज पाकिस्तान आर्मी और इंडियन मीडिया के अंदर ये जो नैरेटिव है, आप मेरे को एक बात बताएं मैडम, हु हैज स्टॉप्ड पाकिस्तान ऑफ क्रिएटिंग और बिल्डिंग अ नैरेटिव अगेंस्ट इंडियन आर्मी? आप भी इस तरीके की बातें करें, आप आप कोई प्रूफ लेके और फिर बातें करें। और हम जो बात कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो आप ही के लोग बात करते हैं और उसी से ही थ्रेड मिलता है। हम में से कोई नहीं, वहां पे पापा जोन्स की जो कहानी है वो हमने नहीं निकाली, वो पाकिस्तानी सहाफी ने निकाली है। और पाकिस्तान के अंदर ही जनरल कियानी की कितनी प्रॉपर्टीज ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में वो हमने नहीं निकाली, आप ही के सहाफियों ने निकाली है। तो हम आप ही के सहाफियों से ही थ्रेड लेते हैं और उस चीज की बात करते हैं। आप इंडिया में आप एक भी कोई इंसिडेंस बता दीजिए, करप्शन हर जगह होता है, यहां भी होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन नहीं है इंडियन आर्मी के अंदर। और इंडियन आर्मी बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर और बहुत ही प्रोफेशनल एक आउटफिट है। आपको कोई नहीं रोकता कि आप इंडियन आर्मी को टारगेट ना करें, आप भी बिल्कुल करें। लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो हम उन पॉइंट ऑफ व्यूज को उठाते हैं जो आप ही की तरफ से जो नजरिया जो है जो निकल के आया है। आपके हुसैन हकानी साहब ने बड़ी बढ़िया किताब लिखी है, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हिस्सा थे, आप उसको पढ़ लीजिए, वो बहुत मुल्ला मिलिट्री एंड वो उनकी एक किताब है ऐसे करके, उसके अंदर पूरा नजरिया दिया है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का। क्रिस्टीन फेयर है, उन्होंने एक नजरिया दिया है पाकिस्तान आर्मी का। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान आर्मी का नजरिया दिया है, उसी से एक नैरेटिव बिल्ड होता है और हम उस चीज को हाईलाइट करते हैं एज अ गुड एनिमी। वी शुड डू दैट। नाउ मगर आप मेरे सवाल मगर के सर चलिए। एक सेकंड सर, लेकिन ये भी तो है कि अगर दो चार लोगों ने फॉर एग्जांपल ऐसा किया है, उसके लिए आप पूरी आर्मी को तो हिट नहीं कर सकते। हमारे कितने सोल्जर्स हैं जो एलओसी पे अपनी जान दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ अर्थक्वेक होता है या फ्लड आता है, कोई भी आफत आती है तो सबसे पहले हमारी आर्मी ही आके हमें बचाती है। तो अगर उसमें से 2,000 में से दो चार लोग इस तरह के निकल आए और ऐसा हो गया, तो उसके लिए सबको तो ब्लेम नहीं किया जा सकता। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, बट वो आपको काउंटर नैरेटिव आपको बिल्ड करना है, मेरे को नहीं करना है। हम्म। वो काम आपका है, वो मेरा नहीं है। बट एज अ सोल्जर, जो मेरी जो जो एज अ सोल्जर जो मेरी ग्रूमिंग है, मैं बिल्कुल अपने एनिमी सोल्जर को भी उतना ही रिस्पेक्ट देता हूं जितना मैं अपने सोल्जर को देता हूं। और आपने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो लड़ाई लड़ते हुए आपके सोल्जर भी मारे जाते हैं, तो बिल्कुल मेरा उनको भी सल्यूट है कि वो अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करते हैं। वो बिल्कुल, क्योंकि एज अ सोल्जर ये इंडियन आर्मी की एक ट्रेडिशन है। आपने देखा होगा कि कैसे कारगिल के अंदर नदर लाइट इन्फेंट्री के जो डेड बॉडीज थी उनको उठाने को तैयार नहीं थे। और बाद में बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की आर्मी तैयार हुई कि ठीक है हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जिन सोल्जर्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनको हमने खुद पाकिस्तान के झंडे के अंदर लपेट के और बिल्कुल इस्लामी कायदे कानून के तौर फॉलो करते हुए उनको वहां दफन किया। और जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किए वो पाकिस्तान बिल्कुल विद रिस्पेक्ट लेके चला गया। आप उसके यूट्यूब पे वीडियो दे सकते हैं। तो ये मेरी एक एज अ इंडियन सोल्जर मेरी ग्रूमिंग है एंड आई रिस्पेक्ट योर सोल्जर्स जो अपने देश की हिफाजत के लिए जानों का नजराना देते हैं। और जहां तक आपकी आर्मी के करप्शन का सवाल है, ये नैरेटिव भी आप ही लोगों को सेटल करना है। आपकी आर्मी है, आप कैसे हैंडल करेंगे दैट इज योर प्रॉब्लम। लेकिन लेट्स गेट बैक टू दी क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड बिफोर, कि अब हम इसको कैसे
दोनों मुल्कों के अंदर दोस्ती होगी। मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्ती तभी होगी जब हिंदुस्तान कश्मीर पाकिस्तान को दे देगा, और हिंदुस्तान कभी कश्मीर पाकिस्तान को देगा नहीं, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और इंडिया एक पावरफुल कंट्री है। तो ऐसा नामुमकिन है, कम से कम मेरी और आपकी लाइफ स्पैन में ये ख्वाब जो है, हसीन ख्वाब, कभी रियलिटी नहीं बनेगा। अब बात करते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की। इंडिया कहता है कि ठीक है, कश्मीर के ऊपर हमारा इशू है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे, हम करते रहेंगे, बायलैटरली करते रहेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप टेररिज्म बंद कर दें, क्योंकि आपने शुरू में वो बात कर दी कि हम टेररिज्म के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर असिमेट्री बहुत है, बहुत बड़ी असिमेट्री है। और असिमेट्री को इक्वलाइज करने के लिए आप को टेररिज्म का सहारा लेना पड़ता है एज अ स्टेट पॉलिसी। तो दैट इज योर कंपल्शन, बट हमारी ये रिक्वायरमेंट रही है कि आप ये टेररिज्म बंद कर दें। ए दूसरा, आप बाकी ट्रेड बहाल करें, ट्रेड के ऊपर बात करें, आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि टेररिज्म खत्म कर दें, टेररिज्म को रोक दें, उसके बाद में आगे पहलकदमी होगी। तो वो वाली जो चीज है वो आपकी तरफ से नहीं हो रही है। अभी आपने देखा किस तरीके से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को मार दिया गया, उनके पास में जो सामान वामान मिला और जो डिजिटल लीड्स मिली हैं, जो 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 डेटा मिला है, उससे बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है कि उसकी हैंडलिंग कहां से हो रही थी। तो जब तक ये चीजें सेटल नहीं होंगी तब तक ये आगे कार्रवाई नहीं चलेगी। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, लेकिन 1971 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर भी बसता था, और बांग्लादेश के साथ तब ईस्ट पाकिस्तान के साथ भी हमारी खूब लड़ाई झगड़े थे, हमने जंग लड़ी वहां। आज की तारीख में हमारी बहुत अच्छी तिजारत होती है वहां पे, हमारे बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और उसको भी इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फौज की इतनी जरूरत ही नहीं है, उसने भी फौज अपनी उतनी रखी है, वो कश्मीर के लिए वो भी नहीं तड़प रहा वहां पे, और नॉर्मल अपना। और आपने उसका जीडीपी देखा होगा, अभी पिछले दिनों कुछ खबरें भी आई थी कि उसका जीडीपी बांग्लादेश का इंडिया से भी आगे निकल गया है। तो वो अपनी प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, वो ओपन माइंडेड है, वो इस्लामिस्ट फोर्सेस को कंट्रोल में करके रखना चाह रहे हैं, और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ पे उल्टा है, और आपको अच्छी तरह मालूम है, मेरे को ज्यादा उसका। लेकिन सर एक इम्प्रेशन ये भी है कि क्योंकि कुछ दिन पहले ही डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए थे, जिसमें इंडिया का नाम था, टेरर फंडिंग में नाम था, और इसके अलावा इंडिया का कुछ लोग उन्होंने बताए थे 30 या 40 के करीब, जो कह रहे थे कि इंडिया ने पाकिस्तान में दाखिल किए हैं टेररिज्म के लिए, और बहुत सारे बहुत कुछ डिटेल्स दी थी उन्होंने, ठीक है ना। तो ये भी इम्प्रेशन है कि उस चीज को हटाने के लिए, उस चीज को पीछे करने के लिए इंडिया ने ये जो भी 4 लोग मारे हैं, अब चाहे ये कोई भी थे, टेररिस्ट थे या जो थे, तो ये इंडिया ने खुद प्लान किया है, क्योंकि ये चीजें तो बहुत आसानी से आप लोग जेब में डाल सकते हैं, कहीं कराची की मेडिसिन डाल दी, कुछ और एविडेंस डाल दी, एजेंसी से कर लेती है। लेकिन जो एजेंसी भेजती है, जो कंट्री भेजती है, वो इन केस अगर कोई भेजे, तो वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो जेब के अंदर एड्रेस भी रख देगी, मेडिसिन भी यहीं की रख देगी, सब कुछ कर देगी। वो तो यही कोशिश होती है कि ना पता चले। तो ये इस कदर इतना ज्यादा जो है वो देखिए बेवकूफी वाला अटैक को आप लोग देखिए पाकिस्तान का कैसे बता रहे हैं? आप आप सहाफी हैं और आप लोग बड़े इनोसेंट लोग होते हैं, और मैंने तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़ी नौकरी करी है, और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैंने इस टाइप के जो आतंकवादी जो उधर से आते हैं उनके साथ में इनकाउंटर्स भी करे हैं, और जाहिर सी बात है मारा भी है उनको, और उनके पास से चीजें भी बरामद करी हैं। तो बिल्कुल मेडिसिन लेके आते हैं वो, और वो मैगियां भी लेके आते हैं, उनके मैगियां हैं, मेडिसिन हैं, बैंडेज है, और चॉकलेट्स हैं, टॉफियां हैं, और वो सब चीजें वहां से जो लेके आते हैं वो बिल्कुल दिखता है। खैर बहरहाल तो ये कोई इसमें कोई नादानी नहीं है डीजीआईएसपीआर की, सॉरी आईएसआई की तरफ से, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है इंडिया में टेररिज्म भेज रहा है,
पूरी दुनिया को ये नैरेटिव मालूम है। 99% पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसके तार पाकिस्तान में जुड़े मिलते हैं। सो देयर इज नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट। सो आईएसआई को भी पता है कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे को बीमार हो जाएगा, हमारा बंदा चोट लग जाएगी तो दवाई अपनी खा लेगा तो ठीक है, क्योंकि उसपे उर्दू पे सब कुछ लिखा होता है, तो आपका वो बंदा जो है उर्दू में ही पढ़ पाएगा। इंडिया से दवाई लेके और उसको भी डालेंगे तो वो अंग्रेजी में सब लिखा होता है या हिंदी में लिखा होगा तो उसको समझ नहीं आएगी। तो उसका ये लॉजिक है, वो उसको रेपुटेशन से कोई लेना देना नहीं है। ए बी, जहां तक डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कि इंडिया बहुत भारी आतंकवाद वहां पे पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है, तो इसके अंदर दो पॉइंट है कि इंडिया को आतंकवाद पाकिस्तान में भेजने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला कि दोनों कंट्रीज के बीच में असिमेट्री बहुत है। अगर इंडिया बहुत सीरियसली और वो जिहादी मेंटालिटी में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होगी। तो इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड। इंडिया वांट्स कि यार अपना काम उधर रखो, यार छोड़ो, यार छोड़ो, ठंड रखो। तो इंडिया का वो वाला एंगल है। और जहां तक उनका सवाल है कि उन्होंने कोई एक कर्नल का भी नाम लिया काबुल में, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस नाम का कोई भी कर्नल जो है काबुल के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो तो छुपा तो रह नहीं सकता है। वो तो फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई भी चेक कर सकता है कि इंडिया की तरफ से वहां पे डिफेंस अटैची कौन है। तो उस नाम का कोई कर्नल नहीं है वहां पे जो डीजीआईएसपीआर ने जिस बंदे की टेप वेप सुनाई थी और बात करी थी। और अगर 40 आदमी हमने उधर भेज दिए हैं तो आप पकड़ लें, आप उनको मार दें, जैसे हमने मार दिए 4, आप भी मार दें। और तो वो कोई कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मेहनत अच्छी करी डीजीआईएसपीआर ने, बहुत मेहनत करी, लेकिन वो बात ऐसी चलती नहीं है। जो झूठ होता है उसके पैर नहीं होते, वो बात नहीं चल सकती। सो खैर लेट देम ट्राई मोर। बट पूरा बट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, पूरा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। प्रोबेबली वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ज्यादा थी, इंटरनेशनल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज एवरीबडी नोज एवरीथिंग। इंटेलिजेंस कम्युनिटीज जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने जब पाकिस्तानी टेररिस्ट उस जमाने में कितने सारे पकड़े हुए थे, अंदर बंद थे, तो ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस वाले आते थे, ब्रिटिश इंटेलिजेंस वाले आते थे, इनको बकाया मिलवाया जाता था, मिलते थे इनको सामान, सब डिस्प्ले होता था। तो ये सारी चीजें, ये सब इंटेलिजेंस कम्युनिटी में आपस में शेयर होती हैं। एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। जो मीडिया के अंदर नैरेटिव है, या आप एक एनवायरनमेंट को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रेस ब्रीफिंग्स एंड ऑल, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। उसको उससे अवाम बेवकूफ बन सकती है, लेकिन जो मुल्क है वो बेवकूफ नहीं बनते। तो इंटरनेशनल लेवल पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर स्टिल आई फील कि मैंने कभी नहीं सुना पहले कि कोई मेडिसिन निकली और वो पाकिस्तान की हो। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने कुछ ट्राई किया है। मगर नहीं ये जरूर है नहीं कि ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं मैडम, आप जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इस टाइप की जो पुराने केसेस हैं आप देखेंगे, उसमें पक्का पाकिस्तानी मेडिसिन मिलेगी, इंक्लूडिंग कसाब। कसाब के पास भी पाकिस्तानी मेडिसिन मिली थी। नेचुरल सी बात है भाई, रास्ते में आ रहा है बंदा, इतनी दूर से आ रहा है, सिर में दर्द हो सकता है, उसको कोई स्प्रेन आ सकता है, उसको चोट आ सकती है, उसको बुखार आ सकता है, तो उसको दवाई तो चाहिए ना। ये तो नॉर्मल मिलिट्री प्लानिंग है, इमरजेंसी मेडिसिन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो बिल्कुल लेके आता है। और वो मेडिसिन जो कि वो पढ़ सके कि ये क्या है, दैट इज मोर लेकिन इम्पोर्टेंट। बट तो सर क्यों नहीं पढ़ सकेगा? पाकिस्तान में क्या आपको लगता है इंग्लिश पढ़ने वाले कम है? तो आपने सोचा कि नहीं हमको उर्दू में लिखा हुआ डाले तो दुनिया यकीन कर लेगी। लेकिन एक चीज है कि बिल्कुल डीजीआईएसपीआर ने जो प्रूफ दिए हैं, आई होप कि अगर वो ठीक है तो उनको लेके फिर उनको इंटरनेशनली जाना चाहिए, रेपुटेशन में सब जगह दिखाने चाहिए। लास्ट में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान जैसा आपको मालूम है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, और उसके ऊपर वो काम भी कर रहा है, किसी हद तक काम कर रहा है। तो अभी रिसेंटली हाफिज सईद को अरेस्ट किया गया, हाफिज सईद को सजा सुनाई गई अदालत ने 10 साढ़े 10 साल की। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ चीजों की जो शिकायत है पूरी दुनिया को उस पर काम कर रहा है, या आपको लगता है कि मजीद कुछ करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान अपने आपके अपने जो इंटरेस्ट के लिए जो कर रहा है वो बिल्कुल अच्छा कर रहा है, उससे मेरे को कोई इशू नहीं है। बट क्या वो टेररिज्म के
लिए सीरियस है, तो पाकिस्तान में डिस्टिंक्शन है। हाफिज सईद को कभी टेररिस्ट आप लोगों ने माना ही नहीं। वो बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, वो बहुत बड़ा दीन का काम करने वाला था, और वो जिहाद कर रहा था कश्मीर के अंदर आपके नजरिए से, और वो कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो वो उसको आपने कभी आतंकवादी माना ही नहीं। अभी क्योंकि आप लोग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ गए हैं, तो वो आपकी मजबूरी है कि हाफिज सईद के ऊपर कार्रवाई करनी है। और ऐसे ही आपने पहले एक बारी लखवी के ऊपर भी कार्रवाई करी थी, जो जेल में वो एक बच्चे के बाप बन गए थे। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हाफिज सईद साहब भी बाप बन के निकले बाद में जब भी कभी हो, क्योंकि जो पाकिस्तानी जेल्स हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने पाकिस्तानी जेल्स के बारे में पढ़ा है, और जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम करता है, इट इज अ सेफ हेवन एक्चुअली। और क्योंकि इंडिया भी नहीं मानता कि पाकिस्तान इज येट सीरियस अपॉन टैकलिंग दीज पीपल, उसका कारण है, अगर पाकिस्तान टैकल कर देता है तो पाकिस्तान की जो पकड़ है कश्मीर के जो डे टू डे ग्राउंड लेवल नैरेटिव पे गन के थ्रू, वो खत्म हो जाएगी। तो 30 फिर अगला सवाल ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई पिछले 30 साल से आपने इतने सारे लोग मरवा दिए, इतना सारा लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया, तो वो क्या फालतू में किया? तो वो भी एक सवाल उठेगा। तो वो एक बड़ी सिचुएशन, बड़ी मुश्किल में है पाकिस्तान, एक नर्वस कंट्री है इस समय कि वो क्या करे। वो जैसा कहते हैं ना कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, ऐसी सिचुएशन में अभी पाकिस्तान फंसा हुआ है। लेकिन खैर मैंने सर कुछ लोगों से पूछा था, और इसी का के जेल के अंदर बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, तो वो केपीके में मैंने सुना है कि कुछ जेल ऐसी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जी फैमिली साथ रह सकती है, तो या विजिट कर सकती है, कुछ इस तरह का है। लेकिन उसमें ये कहना कि नहीं हाफिज सईद को भी सारी फैसिलिटीज होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमने टेरर फाइनेंसिंग में सजा सुनाई है उनको, कोई नहीं चलिए, वो उसको हाफिज आपके सईद को वो तरीके का नहीं है, है। लेकिन वो उसके आपके बाद तरीके। कुछ तो इम्प्रेशन जो है वो बेहतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का। देखिए, हाफिज सईद का अगर आप उस तरीके से बोले तो ये एक वेलकम साइन है, और अगर इसको बिल्कुल एट द फेस ऑफ इट देखें कि बिल्कुल वेलकम साइन है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से काम चलता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ हाफिज सईद को सजा होती है, और उसके 2 दिन के बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो है सुरंग बना के और इंडिया में आ जाते हैं। तो ये जो ये डाइकोटमी है, ये बिल्कुल एज फार एज वी आर कंसर्न, पेट्रियोटिक इंडियंस आर कंसर्न, वी विल बी वेरी वेरी कॉशियस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम, क्योंकि जब तक दोनों मुल्कों के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, तब तक आप कुछ भी कर लें, ये हालात ठीक नहीं होंगे। और आपको भी पता है कि कश्मीर का जो मसला है, वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उसको अभी तक बिल्ड किया है ओवर 70 इयर्स, वो कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी हुकूमत जो है कश्मीर के मसले को छोड़ नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर, और जब तक ये मसला रहेगा उस तरीके से, तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। 70 साल और 70 साल और निकल जाएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि दोनों कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जैसे कि आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जहां जहां पे वीकनेसेस हैं, चाहे वो भारत की हो या पाकिस्तान की, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक थैंक यू। यू।